नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, हम सब बात कर रहे थे दिसंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में। पिछले 3 वीडियो में हमने लगभग 70-75 क्वेश्चन की चर्चा की कि आखिर मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी साहित्य का सवाल किस प्रकार पूछा गया था और कैसे बनाया गया था। जस्ट पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन आया था अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन सही है। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो था अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका एनटीए ने आंसर दिया है। फिर भी एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। एनटीए ने बी और सी को सही माना है, यानी कि वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और सी वह ईरान व भारत के फारसी लिखने वाले चोटी के कवियों में थे। ये सही है, लेकिन उनका जन्म पटियाला में हुआ। दोस्तों, ये भी सही है। तो उनका जन्म जो है पटियाला, उत्तर प्रदेश की में एटा जिला है, वहीं एक पटियाला है, पटियाली गांव कहलाता है, वहीं पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो मतलब आंसर जो है बीसी दिया है, जबकि इसका आंसर ए बी होना चाहिए। ए बी पहला, कि जन्म पटियाला में हुआ था और वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल सही थे दोस्तों। तो शुरुआत का पहला होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत एनटीए ने दिया था। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पीछे का देख के सही कर लीजिएगा। अंतिम वीडियो क्लास में हमने चर्चा किया था, अगर पीछे का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने चर्चा किया था स्थापना और तर्क। जैसे उपन्यास मानवेतर जीवन का निषेध करता है, हमने बताया था बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह मानव जीवन का चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। ये बिल्कुल सही है। हमने क्यों सही है इसकी भी चर्चा की है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और राइट में एक बेल आइकॉन की घंटी होती है, उन्हें भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियो मैं डालता हूं आप तक आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम आगे की चर्चा करेंगे कि और भी किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। अब देखिए, यहाँ पे रीति काल के सवाल पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या क्या केशव के बारे में सही है। दोस्तों, जो हमने ये रीति काल के कवि है केशव दास, जिसे शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो मतलब कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। तो उनको ध्यान में रखिएगा। और केशव पे मैंने रीतिकाल में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया है, और केशव पे हमने नोट्स भी अलग से भेजा था, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। पहला लाइन है कि वह इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने लिखवाया भी था कि वह इंद्रजीत के सभा पंडित थे, इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। तो पहला हमारा सही होगा। तो अब देखिए कि ऑटोमेटिक तीसरा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है पहला और चौथा का। अब है इसके कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। बिल्कुल दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इनके कविता में तो बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। बिल्कुल गलत है। केवल लगा होगा तो ऑप्शन प्रायः गलत ही होता है। जहां भी ऑप्शन में केवल लगा हो वो ऑप्शन प्रायः गलत होता है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, तो वीर सिंह देव चरित ये केशव की लाइन है। केशव का कोडिंग याद रखना, हमने बताया भी था। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, जिसके केस लंबे होते हैं, कोडिंग किया था, वो बड़े सुलक्षणी होती है। कि यहाँ अलंकारों का प्रयोग ज्यादा किया था, यहाँ कम दे दिया, इसलिए गलत होगा। तो हमारा आंसर जो होगा डी होगा। बार बार मैं कोडिंग का जिक्र करता हूँ, कोडिंग बड़ा काम आता है। तो साहित्य को जरूर कोडिंग वे में पढ़िए, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब है स्थापना और तर्क के सवाल दोस्तों। पहला है वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही है।
कि अगर अब वीर है ही तो फिर वीरत्व तो अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, वीर में ही उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सही है। जैसे आप वीर है तो उसी में वीरत्व जुड़ा हुआ है, वीर कर्म से अलग वीरत्व कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू एनटीए ये भी सही है कि वीरत्व की अभिव्यक्ति जो है कठिन साधना में किया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, कठिन साधना में किया जाता है। सही है, तो मतलब जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब आगे क्वेश्चन जानते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमने ये लिखवाया हुआ है, नोट्स में भी देखिएगा एक बार। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमने बताया था कि कौन कौन भाषा जो है आर्य भाषा है, कौन कौन भाषा आर्य भाषा है। इसमें यूनानी भी है, फारसी भी है, लैटिन भी है। इसमें अरबी भाषा नहीं आ जाएगा। इनमें क्या होगा, अरबी भाषा नहीं आएगा। कहता है कि कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अरबी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनटी अरबी नहीं। हम जो भी आंसर आपको बता रहे हैं, बहुत सारे 90% तो सवाल का आंसर मुझे खुद ही पता होता है, 90-95। कुछ में अगर एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो आंसर जो एनटीए जारी करता है वही आंसर मैं आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि जो एनटीए का आंसर होता है वही वो मानता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन का गलत भी आंसर इसी कारण एनटीए दे देता है और हमें भी वही मान के चलना होता है। अब नेक्स्ट है पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद। दोस्तों बहुत फेमस है पुरूरवा उर्वशी संवाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पढ़ेंगे तो पुरूरवा उर्वशी संवाद भी आया है, बहुत ही फेमस है। उसी के बारे में पूछा है क्या सही है। तो इसमें है कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुक्त होता है जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। कवि और इसमें संवाद में ये बातें वैसे भी अगर आप देखेंगे तो प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर हो जाता नहीं। कभी भी उन देह की सुंदरता का जो है विस्तृत व्याख्या करता है। आपने देखा होगा रीतिकाल में केशव को रीतिकाल में बिहारी को आपने देखा होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब आप पढ़ेंगे पुरूरवा उर्वशी संवाद तो ये आता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के जो अंतिम मंडल आते हैं उसमें भी इसकी चर्चा मिलती है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं। बिल्कुल सही है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, बिल्कुल सही है, संवाद में है। दूसरा है प्रेम केवल जलल नहीं अमृत की शिखा भी है। बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है बी और डी सही है। हमारा जो है बी और डी सही है, तो हमारा आंसर बी और डी होगा। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। तो जो पहला और सी होगा यानी ए और सी गलत होगा, बी और डी सही होगा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये बहुत फेमस कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। आपको बताना है ये किसकी कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, हमने इस पर खूब चर्चा किया है, बहुत सारी बातें की है। तो इस कहानी में गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बताया गया है। तो भैया ये बताना है केंद्रीय तथ्य बना ये किसने माना है, यही चीज हमें खोजना है कि किसने माना है।
तो ये कहानी जो है किसने माना है, इसी को ध्यान में रखना होगा। किसने माना है, ठीक है। क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तत्व बनाया। यह कथन किसका है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू एनडीए भवदेव पांडे का है। किसका है? भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी, यानी कि अलग अलग इतिहासकार उस कहानी के बारे में, साहित्यकार, अलग अलग साहित्यकार उस कहानी के बारे में क्या कहता है, इन बिंदुओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते समय। तो ये बात भवदेव मिश्र ने माना है। अब आते हैं सूची 1 और सूची 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूची 1 एंड सूची 2। आखिर ऐसे सवालों को बनाया कैसे जाए? ये तो खैर रचना है, होली है। किसकी रचना है? होली है। होली, अब तो पता ही है, होली विद्यानिवास प्रताप नारायण मिश्र का है। शुरुआत में ही हमें करवाया था होली प्रताप नारायण मिश्र का। तो हम लोग देख लेंगे पहला का तीसरा कौन है। तो पहला का तीसरा एक में ही शायद है, हाँ एक में, तो आंसर तो तीसरा होगा ही। अब देखते हैं, मेरी जन्मभूमि, पता ही है बहुत फेमस है, सी का एक होगा, मेरी जन्मभूमि। कोडिंग भी हमने करा था, माने कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है मेरी जन्मभूमि पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, मैंने बताया भी है। सी का पहला है, वैसे भी सी का पहला देखोगे तब भी यही होगा। उसके बाद है पीछे मत फेंकिए, ये बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र का कोडिंग हमने करवाया ही है। तो कोडिंग हर जगह काम आता है, देख ही रहे हैं आप कोडिंग कितना महत्वपूर्ण है। जब आप पिछले साल के क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा कोडिंग कितने महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रवासी साहित्य पे। दोस्तों प्राय एक क्वेश्चन प्रवासी साहित्य पर भी पूछता है। तो प्रमुख जो प्रवासी साहित्यकार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये जरूर पढ़ के जाना। उनकी रचनाएं क्या है ये भी पढ़ के जाना है, कि एक सवाल प्राय प्रवासी साहित्य पे पूछता है। हमने नोट्स में प्रवासी साहित्य के भेजे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं प्रवासी साहित्य के नोट्स जो फेमस हुए प्रवासी साहित्यकार है उसे हम भेज देंगे। जैसे अभिमन्यु अनंत, फिर फेमस है अभिमन्यु अनंत, आप जानते ही हो अभिमन्यु अनंत को, जिसे कि मॉरिशस का जो है प्रेमचंद्र कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को एक से ही सवाल बन जाएगा। अब देखेंगे पहला का दूसरा किस किस में, 2 में, तो अभी और आपको जानना होगा। अभिमन्यु अनंत को जो है मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है, याद रखिएगा, मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के हैं, कंवल, जोगिंदर सिंह कंवल जो है फिजी के हैं। मतलब हमारा सवाल बन गया। तो मतलब 2 का जो है पहला ये है फिजी वाला, ये वाला है, ये है, तो हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा, फिजी का है। सूर्य प्रसाद बीरे, सूर्य प्रसाद बीरे जो है सूरीनाम का है। कोडिंग से मैंने, अब देखिएगा सूर्य है तो सूरीनाम है। सहोदरा शिव त्रिनिडाद है, त्रिनिडाद और टोबैगो, ये जितने भी देश है दोस्तों, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिडाद, सूरीनाम, ये सब जो है यहाँ पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। क्योंकि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं तो ये सब भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए रहते हैं और वहाँ पे हिंदी में वो लेखन काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभिमन्यु अनंत की बात की, इनकी एक फेमस है लाल पसीना, जो बार बार पूछा जाता है, फेमस रचना है लाल पसीना, अभिमन्यु अनंत का ही है। विषय अभिमन्यु अनंत की सारी रचना हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो हर साल सवाल पूछा जाता है। ऐसे सवालों को हमें टेक्निक से तो बनाना ही है, हमें याद भी रखना है। जब तक हम याद नहीं रखेंगे तो गलती की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे अयाबर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है?
परशुराम से तिरखम के बारे में क्या याद सही है? इजी है। एक टायर की राम कहानी, ये भी सही होगा। एक टायर की राम कहानी। लेखक के चालक की कहानी, ये भी है। मिस्टर पीटर नहीं है, ब्रह्मपुत्र की कहानी नहीं है। तो इसमें पहला होगा एक टायर की राम कहानी। दूसरा लेखक के चालक की कहानी, लेखक के चालक की कहानी, लेखक की चालक की कहानी। आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग हर चीज पे पकड़ बना सकते हैं। अब फिर देखिए मिलाने वाला है। ये लगभग 10 से 15 सवाल पूछा जाता है। अब कहता है दलित जीवन पर आधारित करने। कितनी बार हमने पढ़ाया कि दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धरना अपना। हम देखेंगे 1 का चौथा किसमें है, तो 1 का चौथा सेकंड में है, यही आंसर होगा। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास आपको पता ही है, शेखर एक जीवनी है। जीवनी परक उपन्यास कौन है? मानस का हंस है। मानस का हंस है। राजनीतिक बोध से प्रभावित उपन्यास कौन है? बी का पहला है, तमस है। तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। एक से भी आप बना सकते हो। इसे ये सारे उपन्यास के बारे में हमने पढ़ा है, ये सारे उपन्यास सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो हमें इन सारे उपन्यास के जो कथानक है, सामान्य परिचय है, पढ़ के जाना है, तभी हम सवाल को सही बना देते हैं। अब बताए थॉमस स्टर्न इलियट। इलियट को हम लोग वेस्टर्न काव्य में खूब पढ़ा है। इलियट की रचनाओं का पढ़ा है, इलियट के दृष्टिकोण को पढ़ा है, हर चीज को पढ़ा है एक विस्तृत वे में। उसी इलियट से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इलियट के बारे में, यानी इलियट के अनुसार परंपरा अनुपयोगी है। तीसरा होगा संस्कृति का अंश है, निर्जीव है, जीवित संस्कृति का एक नहीं, अनुपयोगी। वो परंपरा को जो है वैसे भी इलियट मतलब हमने कोडिंग किया था इडियट। इडियट जो है अमेरिका व्यक्ति होते हैं, कोडिंग में हमने कराया था। और अमेरिकन व्यक्ति जो है परंपरा को अनुपयोगी मानता है। परंपरा को जो है वह अनुपयोगी मानता है, याद रखिएगा। परंपरा को जो है वो अनुपयोगी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कहता है कि ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सही नहीं है? सारा हमने बताया था किस पर, कवि प्रिया पर किसने टीका लिखा है ना। तो आपको याद रखना है किस पर किसने टीका लिखा, कौन सही है। बिहारी की सतसई पर टीका भगवान दीन ने भी लिखा है। हमने बहुत सारे टीकाकार को लिखवाया है कि किसने किस पर टीका लिखा। उसके बाद जो है रामचंद्रिका जो केशव की रचना, इस पर टीका जानकी प्रसाद ने लिखा है, सही है, ये भी सही होगा। कवि प्रिया केशव की ही रचना है, इस पर टीका हरिचरण दास ने भी लिखा है, ये भी सही है। अंतिम है रसिक प्रिया का टीका ईश्वरी दास नारायण ने लिखा, गलत है दोस्तों, ये गलत है ईश्वरी दास। तो हमें कुछ टीका भी याद रखना है कि किसने किस पर टीका लिखा है। फेमस रचनाओं के प्राय टीका भी पूछ लेते हैं, इसीलिए फेमस रचनाकारों का हमें टीका भी याद रखना। कम से कम जितना बता रहा हूँ, जैसे बिहारी की सतसई पर टीका भगवान दीन ने लिखा, रामचंद्रिका का टीका जानकी प्रसाद ने लिखा, कवि प्रिया की टीका हरिचरण ने लिखा, ये सब भी याद रखना है हमें। नहीं लिखा पूछा है तो वो हमने देख लिया। अब देखो बड़ा फेमस है, हमने कहा लगभग इस बार लगभग 12-13 क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के स्टेटमेंट से पूछा गया है। फिर पूछा है रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा। आप सब जानते हैं कि उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेर की कहानी है, 1915 की कहानी है, पंजाब के जीवन अमृतसर पर आधारित कहानी है, और इसमें एक मार्मिक चित्र का वर्णन किया गया है। अगर शुक्ल का नहीं भी स्टेटमेंट याद रखोगे तब भी आपसे बनेगा, क्योंकि उसने कहा है कि यह कहानी जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। कहते ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झलक रहा था। बिल्कुल सही है। जब शुक्ल ने जो उसने कहानी के बारे में कहा था,
उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झलक रहा था। जब पढ़ेंगे समझ आएगा। दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब दूसरी कहानी के संबंध में थोड़े कहा था, पूछ रहा है उसने कहानी के कहा, तो इसके संबंधित ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। बिल्कुल सही है, इसका बी और डी होगा। शुक्ल का ये व्यू है, उसने कहा था, चर्चा भी किया था, और देखिएगा शुक्ल अपने बुक में भी इस पर चर्चा की है। आगे बोलते हैं झूठा सच। वैसे यशपाल का जो रचना है झूठा सच, कहता है झूठा सच एक उपन्यास सिलेबस में लगा हुआ है और इससे पूछ लेता है प्रायः झूठा सच के बारे में क्या सही है। एक तो विभाजन की त्रासदी पर है झूठा सच, पता ही है, तो वे ए होगा, मतलब 20 पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, क्योंकि पहले और चौथे में ए नहीं है। नारी की व्यवस्था और शोषण, नहीं ये नहीं होगा। नारी की व्यवस्था और शोषण नहीं। इसमें जो है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता की चर्चा है, दो ही लेना है, विभाजन है और सांप्रदायिक दंगे हैं, भारत छोड़ो नहीं है, मतलब कि आंसर 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग झूठा सच के बारे में भी सही बना सकते हैं। कुछ और सवाल है जिसे हम देखते हैं। फिर है सूची 1 सूची 2। ये राजभाषा आयोग से संबंधित सवाल हर बार पूछते हैं, तो आर्टिकल्स जरूर देख के जाइएगा। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। और आज़ादी के बाद राजभाषा अधिनियम कब आया, राजभाषा आयोग कब कब आया, इसे आप नोट्स से देख जाइएगा। हमने नोट्स भी भेजा है, वहाँ से भी देख जाइएगा। कुछ याद करके ही चला जाइएगा, जिससे कि एक सवाल तो हर बार जो है भाषा से रिलेटेड पूछता है। यहाँ भी पूछा हुआ है, कहता है राजभाषा आयोग कब आया था। एक से भी वैसे बन जाना चाहिए। राजभाषा आयोग सबको हमने बताया था, पहला राजभाषा आयोग 1955 में आया था। तो हम देखेंगे कि पहला का दूसरा किसमें, एक में ही है, तो हमारा आंसर बन गया। देखो इतना इजी है, वैसे सब बता देते हैं हम। राष्ट्रपति का आदेश आया था 60 में, राजभाषा अधिनियम आया था 63 में, और राजभाषा नियम आया था 76। बस बन गया। एक भी सवाल पता है आपको तो सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा, बशर्ते सवाल हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना और तर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार स्थापना और तर्क के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करती है। स्त्री विमर्श जो है स्त्री अस्मिता का समर्थन करती है, बिल्कुल सही है। स्त्री विमर्श में किसकी चर्चा है, स्त्री की ही चर्चा है। स्त्री की स्वतंत्रता स्वच्छंदता के समर्थक में स्त्री विमर्श है। कहता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्त्री विमर्श में अस्मिता का समर्थन किया गया है तो सारे चीजों के लिए वो परंपरा का विरोध करेगी, नहीं, गलत है। कहता है ना क्योंकि वह स्त्रीतर यानी स्त्री से अलग अस्मिता का परम विरोधी, नहीं, वो विरोधी नहीं है। क्लियर? तो एक सही होगा और आर गलत होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब है प्रिय प्रवास, हरिओद की फेमस रचना है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है, 1914 में लिखा गया है। प्रिय प्रवास बहुत ही फेमस है। प्रिय प्रवास के बारे में हमने सब कुछ लिखाया है आपको। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास। देखिए पहले खरी बोली का प्रथम है, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य सही होगा, ये तो 100% सही है। तो हम देखेंगे बी किस किस में है भैया, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों में किसी में बी नहीं है, तो ये दोनों आंसर गलत होगा। अब आंसर हमारा या तो 2 होगा या आंसर चौथा होगा। इसके अब कोई इसमें है जो है इसमें 27 सर्ग है, गलत है। आप मुझे कमेंट करके बताना प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है, मैंने लिखवाया हुआ है, देख रहे हो तो नोट्स पलट के देख लियो, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो कितने सर्ग है आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी बार मैंने बताया प्रिय प्रवास पर। पूरा जब हम जब द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, हरिओद की रचना पढ़ रहे थे,
तो उसमें कितनी बार जो है हमने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, सबके सर्ग की चर्चा की, किसमें कितने सर्ग है, इतने किसने सर्ग है, मतलब डी नहीं होगा। डी नहीं होगा तो मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ही बच गया है बी सी। नहीं भी पता है इसमें छंदों में तुकांता नहीं है, तब भी हमें बी सी ही मार के आना है, क्योंकि हम एक चीज तो जाने गलत अलग करने के लिए सीखे। जिस दिन गलत अलग करने के लिए सीख गए ना, तो फिर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन गलत को अलग करने के लिए भी साहित्य को समझना जरूरी है, और साहित्य को समझने के लिए भी साहित्य को पढ़ना जरूरी है। तो साहित्य को पढ़िए। कहता है पुरुर्वाह पुरुर्वाह पुनरस्तम परेहि दुरापना बात इहा हम अस्मि। ये पुनः पुनर्वा उर्वशी संवाद का है दोस्तों। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? पुनर्वा उर्वशी संवाद पूछा गया है, और पूछा है इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स मैंने शुरू में ही बता दिया था। पुनर्वा उर्वशी संवाद ऋग्वेद में भी आया था, पीछे भी क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन इससे पूछा है। उर्वशी ऐसे भी नहीं भी याद है तो पुनर्वा उर्वशी संवाद जब ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद के मंडल पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी बातें समाज के बारे में बात है, व्यवस्था के बारे में बताया। पुनर्वा उर्वशी संवाद है, एक लंबा संवाद ऋग्वेद में आया है। तो यही इसका आंसर होगा। क्लास के दौरान भी बहुत बार इसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों लास्ट हो गया हमारा। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रायः जो है 5 क्वेश्चन गद्यांश का पूछा जाता है। जैसे देखिए कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर का विकल्प चुनिए। ये गद्यांश दिया गया है, ऐसे ही दिया रहता है। फिर नीचे जो है क्वेश्चन दिया रहता है, अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन गद्यांश के आधार पर जो है 5 क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए। 1-2 बार समझिएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि गद्यांश में ही सारे क्वेश्चन का जवाब होता है, तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, बहुत ही मेहनत से एक एक सवाल का आंसर मैं देता हूँ, काम करता हूँ। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, और जब वीडियो देखते हैं तो अपने कमेंट जरूर कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि और भी नए नए चीज़ों पर मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूँ। खास करके जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो क्लास का एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें, हम किस तरह क्लास लेते हैं। और जो नए बच्चे हो, जो अभी तक आप क्लास से जुड़े नहीं हो, यूट्यूब थ्रू वीडियो देखते हो, तो आप जरूर एक बार, हमारा 30 तारीख के बाद फिर से नया बैच शुरू हो रहा है, तो एक बार जरूर 8 से 10 क्लास लेकर देखें। क्लास लेने का कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, बस आपको जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ से नंबर लेके या तो आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जो है आप मुझे नाम और एड्रेस के साथ मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आपको 8 से 10 फ्री क्लास दिया जाएगा। इस दौरान आप 8 से 10 क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे, साहित्य की प्रकृति को सीखेंगे, नेचर को सीखेंगे। आखिर सवाल पूछ कहाँ से रहा, अभी तो हमने चर्चा किया कि सवाल को बनाया कैसे जाता है। हम आपको बताएंगे सवाल पूछता कहाँ से है, किस तरह, क्यों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जरूर एक बार क्लास से जुड़े। आज के लिए इतना ही। हमारा जो दिसंबर 2021 का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का हिंदी साहित्य का पेपर था, उसका पूरा हमने लगभग 8-10 वीडियो में डिस्क्रिप्शन पूरा तैयार कर लिया है। तो आप सब जरूर पूरे लगभग 8 वीडियो है, 8-9 वीडियो है, जिसको सारे को हमने यूट्यूब पर डाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन प्रेस किए होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा। तो सारे वीडियो को एग्जाम में बना करके जाए, आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, वहाँ से लीड मिलेगा। क्योंकि जस्ट पीछे के कम से कम 8-10 सवाल हूबहू रिपीटेड होते हैं,
तो उस रिपीटेड सवाल जब एक बार आप वीडियो देख जाएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।